हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे हैं ना? हम जो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाए थे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, बताओ। दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्या होती है? हाँ, सही बता रहे हो, अनंत। यानी कि जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती है, वैसे ही दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। दूसरी चीज कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती है। बात समझ में आ गई ना? तो अब जैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाए थे ना? तो संख्या रेखा पर जब परिमेय संख्या को दर्शाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक निश्चित आपको विकल्प मिलता है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट वहीं होगा। मिला था ना? लेकिन उससे अलग हमारे पास जो अपरिमेय संख्या है, लाइन रेखा पर दर्शाने के लिए लगभग एक बिंदु मिलती है। लगभग कह सकते हैं। क्यों कहते हैं लगभग? क्योंकि उसका जो भागफल होता है वो रेगुलर चलते जाता है, वो आवर्ती नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो यही कारण है कि उसको संख्या रेखा पर जब हम दर्शाएंगे तो हम जो हमारा संख्या रेखा होगा वो दर्शाने का एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग हम उस संख्या को दर्शाने के लिए उस रेखा पर कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, और वो नियमावली के अंतर्गत ही करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये √2 एक अपरिमेय संख्या है ना? तो √2 अगर अपरिमेय संख्या है तो इसका हम क्या करेंगे? तो इसको संख्या रेखा पर दिखाना है हमको। मान लीजिए हमारी ये संख्या रेखा हो गई और ये हमारा एक पॉइंट हो गया, क्या? 0। और ये रेखा का नाम हमने दे दिया x और इसका y। समझ में आ गया ना? इसको हम बांट देते हैं रेखा लाइन पे, 1, इसको 2 और इसको 3, और ये अनंत तक चले जाएगा। वैसे ही ये -1, फिर ये -2 और ये -3, ये भी अनंत तक चली जाएंगी। करते क्या चीज है? पहले हम इसको देखते हैं कि ये आखिर इस संख्या रेखा पर किसके नजदीक कम से कम आएगी। बताए थे ना तुमको? तो √2 का सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो 1.4142 मतलब ये तो अनंत तक जाएगा। ऐसे ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। लेकिन इतना ही हमको समझना है कि ये कहां पे इस संख्या रेखा को दर्शा रही। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये किस जगह पे आएगी। जैसे उसमें हम लोग मिश्र भिन्न के द्वारा प्राप्त करते थे कि मिश्र भिन्न में कौन सी संख्या के बाद वो पूर्णांक वाली हमारी संख्या आएगी, वैसे ही ये तो क्लियर हो गया कि ये महाशय 1 के बाद आएंगे और 2 के अंदर में आएंगे, लेकिन कहाँ आएंगे? तो इसके लिए एक नियमावली है जानने के लिए कि ये कहाँ आएंगे और किस तरह से। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रेखा है जो कि XY है, उस पे हमने 1 के ऊपर एक क्या किया? लंब डाल दिया, है ना? लंब डाल दिया।
और फिर हमने क्या किया कि इन दोनों को मिला दिया, है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज बना, बोलो बोलो। हाँ ठीक बोल रहे हो, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। एक चीज दिमाग में आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही हम इसको निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे कि ये √2 महाशय कहाँ आएंगे। इसकी दूरी हमने मान लिया 1 यूनिट, कितना मान लिया 1 यूनिट, और इसको भी हमने कितना मान लिया 1 यूनिट, है ना। कहाँ से कहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसका हम नाम भी दे दें, ये अगर O है तो इसको हम A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें अब लागू करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये समझ जाओगे ना तो कुछ भी नहीं है इसमें, कहीं भी तुमको समझ में आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो कैसे, अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कितना होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कि OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें OA कितना है तो 1 यूनिट, यानी कि 1 का वर्ग, प्लस AB कितना है तो 1 है, इसका वर्ग हो गया। अब OB बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1, यानी कि OB स्क्वायर बराबर 1 + 1 बराबर 2। अब OB बराबर हमको निकालना है, OB बराबर क्या होगा, ये जैसे खत्म होता है वैसे क्या होता है, इधर इधर रूट में आ जाता है। तो OB बराबर हमारा मिल गया ना, कितना आया, ये √2, यानी कि ये जो √2 है हमारा, इन्हीं साहब के पास में हमारा क्या होगा, इन्हीं साहब के अनुसार हमको ये संख्याएं प्राप्त होगी। कौन सी, √2 किस पॉइंट पे आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये दूरी हो गया √2, तो यहाँ एक हम प्रकाल रखते हैं और फिर B पॉइंट पे नोक रखते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उसको हम एक चाप द्वारा दर्शाते हैं, बनाते हैं चाप उसका, कि वो कहाँ जा करके बेचारे ये पॉइंट रेखा गिरेगी। तो ये आ गया हमारा। अब इसका नाम हमने C दे दिया, और ये C पॉइंट जो है यही क्या हुआ हमारा √2 हो गया। बात मेरी समझ में आ गई ना। कैसे निकाले हम, 1 यूनिट 1 यूनिट, और इसको पाइथागोरस थ्योरम तो लागू कर देना है, कुछ नहीं करना है बाबू, ये तो तुम पहले पढ़ चुके हो ना, तो बस ऐसे ही तो निकालना है। अब देखो एक चीज और इसमें जाननी जरूरी है कि ये तो √2 का हो गया। अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए कि √3 का निकालिए, √5 का निकालिए, तो नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए √7 का बोले, √11 का बोले, किसी का भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये जो अपना B से जो हम O पर ये कर्ण खींचे हैं, इसी पर आपको क्या करना है, चांद रखना है, और चांद रख करके फिर यहां से एक क्या करना है कि OB पर लंब डाल देना है। तो ये B बिंदु पे अगर हमने लंब डाला
थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बाबू, तो उससे कोई बात नहीं है, समझ जाओ मेरी बात को। ये हमने क्या किया, लंब डाला। किस पे लंब डाला, तो ओबी पे, और लंब डाला इसका मतलब है कि ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। जहां ये आया उसके अनुसार हम इसको ओ पे मिला दिए, ओ से मिला दिए। अब ये जब लंब हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 1 यूनिट। अब ये आपका है कर्ण, है ना, क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब यही तो निकालना है। मान लो कि इसको हम एक नाम दे देते हैं डी, यानी कि ओडी हमको निकालना है। अब किसके लिए, जिसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, जिसको बोलोगे उसको करेंगे। तो ये एक एक करके करना पड़ेगा। चलो एक √3 का दिखा देते हैं, इसके बाद हम तुमको समझा देते हैं। तो ये √3 का हम अगर निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये √2 हो गया है ना, दिमाग में आ रहा है ना। हम इस पर लंब डाले हैं तो ये हमारा आधार हो गया, और ये लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा अब आधार हो गया। तो इसमें भी तो वही रूल होगा ना कि OD स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है BD, लंब कितना है BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, कितना, तो OB स्क्वायर। अब OD तो हमको निकालना है, BD कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस OB कितना है, तो ये √2 है, कितने हैं, √2। तो OD स्क्वायर बराबर ये, अब देखिए बोल नहीं रहे हो, गोलू बोलते नहीं हो, देखो तो यहाँ मैंने कुछ छोड़ा है, ये 1 का वर्ग हो गया, ऐसे ही ये इनका वर्ग हो गया। तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस ये √2 का हम वर्ग करेंगे तो √2 गुणे √2 पता है ना। और जब √2 में √2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 + 2, OD स्क्वायर बराबर 3 आ गया। तो OD बराबर क्या आएगा, OD बराबर क्या आएगा, ये देख रहे हो ना, ये जैसे OD हुआ तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट हो गया, यानी कि हमको ये तो पता चल गया कितना है, ये √3 हो गया। ये हमारे कर्ण महाशय कितने हो गए, तो √3 हो गए। अब तो जो हमको प्राप्त हो गया ना कि OD की दूरी क्या है, फिर यहाँ रखेंगे अपना प्रकाल और क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब यहाँ हम अपना O पे यानी कि शून्य के पास जब हम प्रकाल रखेंगे और D के पास, और फिर क्या करेंगे कि ऐसे एक हम चाप खींचेंगे, यानी कि हमारा ये जो हुआ वो किसका हो गया, √3 का। ऐसे ही फिर हम इस पर लंब डालेंगे तो √5 का निकालेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, मान लो कि आपसे पूछ लिया कि √11 का बताइए, तो आप कहाँ तक ये खींचते जाइएगा। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। अब वो तरीका क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक लाइन है x y, ये आपका 0 हो गया है ना। फिर इसको हम बांट लेते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 2 3, इधर -1 -2 ऐसा करके इधर हो गया अपना।
इधर हो गए। अब मान लो थोड़ी देर के लिए हमको √5 के लिए जानना है, तो √5 जो होता है, √5 वो कितना होता है? √5 का मान कितना होता है? √5 का मान होता है 2.2360 डैश डैश ऐसे करके होता है। तो ये तो हमको मालूम हो गया कि ये जो हमारी √5 आएगी वो कहाँ आएगी? तो शून्य से आगे कितना? तो ये 2 भाग, यानी कि यहाँ, और उसके बाद कितना? तो ये 2360, यानी कि ये क्लियर हो गया कि 2 पे तो होगा नहीं, लेकिन 2 और 3 के बीच में होगा। तो मान लो ऐसे हम बनाते जाते लंब डाल करके, तो वो बढ़ते जाएगा। तो एक इसका और विधि है, कोई इसको गलत नहीं काट सकता है, ये भी एक तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये 2 पे ही एक लंब डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, और यहां से ही हम क्या करते हैं कि ओ बिंदु से इसको 0 भी यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भटकते रह जाओगे। ये ओ से एक लंब हमने जो डाला उसको कर्ण से मिला दिया, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो हमको निकालना कितने का है? √5 का। तो ये हमारे कितने हो गए हैं? आधार साहब 1 है। आधार जो है इसी को ना, तो जैसे कि मान लो कि √5 है, तो ये क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान में रखने का, जितने का निकालना होगा ना उससे एक कम का ही हम लेकर के निकालते हैं। जैसे मान लो कि √2 का निकालना था, तो याद आ रहा है ना, 1 का हम लोग निकाले थे, 1 करके ये मान करके कि ये 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि √1 का भी वर्गमूल कितना आता है? 1 आता है। √3 के लिए निकाले थे तो हम लोग √2, ऐसे ही मान लो कि √7 के लिए निकालना है तो √6 लेंगे। इसके बाद मान लो कि 11 के लिए निकालना है तो √10 लेंगे। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये कितने के लिए हम निकाल रहे हैं? √5 के लिए। तो कितना लेंगे? कम लेंगे, इसको रूट में ही हम ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1 यूनिट। समझ में आ गया ना? ये आधार क्यों हुआ? क्योंकि आपको याद है ना कि कर्ण से ही हम लंब डालते थे। तो अगर मान लो कि ये हमारा कर्ण हो गया, वहां से हमने अगर लंब डाला तो ये हमारा क्या हो गया? फिर समकोण त्रिभुज हो गया। अब निकाल करके हम बताते हैं। तो समय आप लोगों का ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं ना? ठीक ठीक ठीक। अब देखिए इसमें निकालना क्या है हमको? OBA²। कितना निकालना है? OBA²। तो ये कितना हो जाएगा? तो OA² प्लस AB²। सिंपल सा वही तो फॉर्मूला है जो आपका पाइथागोरस वाला है। अब OB² बराबर हो जाएगा, OA कितना है? तो √4। अब आप एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि ये √4 को हम 2 भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों लिखे? ये समझने के लिए, जानने के लिए। देखिए फिर AB कितना हुआ आपका? 1 का वर्ग हो गया, क्योंकि ये 1 है। अब ये OB² बराबर यहाँ कितना हो गया? √4 गुणे √4 है ना? और फिर आपका ये कितना हो गया? प्लस 1 गुणे 1, यही हुआ ना? √4 आ गया ना? दोनों के बदले क्या लिखेंगे? एक ही लिखेंगे ना? प्लस 1। फिर तुम लोग ऐसे ही बोलते जा रहे हो, हम लिख रहे हैं, हम सोचे कि गोलू बोलेगा, तुम भी नहीं बोला। राजा ऐसे ही मैं बोलते जा रहा हूं और तुम
करते जा रहे हो तो फिर गड़बड़ होते जाएगा। क्या समझाया आपने? तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो √4 जो है √4 इंटू √4, तो ये कितना हो जाएंगे, OB² बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1। मैं आप लोगों को भरमाता हूँ कि आप लोग बोलिएगा, थोड़ा बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है, तब न जाकर के हमको भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं आप लोग ध्यान दो। आप लोग भी एकदम देखिए रहे। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और ये 1। अब OB² बराबर कितना हो गया 5, OB बराबर √5 आ गया ना। यानी कि हमारा ये OB कितना हो गया √5। अब क्या करेंगे, ये O पे हम प्रकार रखेंगे और B पे नोक रखेंगे और फिर क्या करेंगे, एक हम चाप खींचेंगे और देखेंगे ये कहाँ आते हैं। वहां से यहाँ आ गए, इसको हमने मान लिया C और यही हमारा क्या हो गया √5 का पॉइंट हो गया। बात मेरी समझ में आ गई ना। अब कितनाहू का कोई पूछे, आप सिर्फ दशमलव के रूप में उसको बदलिएगा और फिर देख लीजिएगा कि कहाँ पे आ रहा है। उस संख्या रेखा के ऊपर लंब डालिएगा, लंब डालने के बाद में उसके लंब को कहाँ से, तो O बिंदु से यानी कि 0 से मिला दीजिएगा और फिर वो आपको वहीं पे फिर वही प्रक्रिया करनी है। अगर मान लीजिए कि 50 से पूछ रहा है तो √49 लेकर के हम उसको बनाएंगे। मेरी बात को समझ गए हैं ना। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और एक चीज आप जान जाइए कि हमारा जो ये बैच है, कौन सा बैच है, हाँ हम ही जीतेंगे। ये बैच जो है ना बाबू, वास्तव में तुम जीतोगे, इसमें नो डाउट, और जीतना ही है। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको पंडित बना दूंगा, तो पक्का है कि आपको पंडित बना करके ही मैं छोड़ूंगा। चलिए, आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।